सो हाय एवरीवन अगेन। तो हम आज बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैंने बताया था, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने कहा था कि वी विल डू दैट इन द कंटिन्यूएशन वीडियो। सो इस वीडियो में हम जानेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सी, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इन दिस डायग्राम मैंने एक ग्लास स्लैब कंसिडर किया है। फ्रॉम दिस ग्लास स्लैब आई हैव कंसिडर्ड देयर इज अ रिफ्रैक्शन गोइंग ऑन विद दिस इंसिडेंट लाइट व्हिच इज वाइट इन कलर। अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ये येलो पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाती, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास स्लैब there will be a shifting of this white light path। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो ये white light after refraction from the first surface थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, और उसके बाद से वापस जब सेम मीडियम में जाता है तो it is going to again bend away from the normal, and its actual path is shifted from this yellow line to this white line. So the distance between the actual path and the path it is following is the lateral displacement denoted by generally x। Okay, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज अपने को कुछ पता है तो हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे और उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इस जो दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन का वहां से एक परपेंडिकुलर येलो लाइन पे फॉल कराता हूँ, तो मेरे को अगर मैं नेम करूँ तो अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, देन ट्राइंगल PQR इज कंसिडर्ड विल बी कंसिडर्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल। और इस PQR में राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल की बात करूं, आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। थीटा विल बी इक्वल्स टू आई माइनस आर, क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा है आई वर्टिकली अपोजिट एंगल है आर प्लस थीटा के, तो थीटा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ओके, अब अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ, पी क्यू आर ट्रायंगल में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल पी क्यू आर में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेट्स से साइन थीटा। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से देखूं इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse। और मुझे यहाँ से दिख रहा है if this angle P is considered as theta here, then in triangle PQR, QR will be the perpendicular। So QR will be the perpendicular। अगर ये चीज किसी को visualize नहीं हो पा रहा है तो then frame this PQR as a separate diagram, then you will adjust it in such a way that you can see that QR is a perpendicular in this triangle PQR if theta is the angle given where it is। So QR upon the perpendicular upon hypotenuse, and QR upon PQ will be the hypotenuse। PQ will be the hypotenuse, or we can see that PQR is nothing but the lateral displacement itself। तो यहाँ से मैं QR की वैल्यू बोल सकता हूँ, QR is nothing but PQ sin थीटा। तो यहाँ से तो मैं इजिली वैल्यू पता कर लिया, QR यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, PQ sin थीटा। बट ये PQ की वैल्यू भी अपने को नहीं पता है, और PQ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। फॉर दैट टू हैपन वी विल कंसिडर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, और वो अनदर राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा ध्यान से देखें। जैसे ये रेड लाइन आ रही है नॉर्मल पॉइंट P से, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, और आगे एक्सटेंड करने के बाद इसको आगे एक्सटेंड करने के बाद मैं ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस तक ले जाता हूँ। ठीक है, दूसरे सरफेस पे मैं ले जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, दूसरे सरफेस पे मैं ले जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि अगर मैं P Q और यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट्स से M। सो PQM, नाउ PQM कंसिडरिंग ट्राइंगल PQM, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, PQM भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल PQM
और यहाँ पे क्वेश्चन में या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज दी रहती है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अगर मैं थिकनेस ऑफ द स्लैब टी कंसिडर कर लूँ तो यानी कि जो पीएम की वैल्यू है बेसिकली टी हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा? तो देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल में आर एंगल कंसिडर करके अगेन साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सॉरी साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्योंकि पी क्यू एम ट्रायंगल पी क्यू एम में आर जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं साइन आर की वैल्यू कंसिडर करूं, अगेन द फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड हियर द परपेंडिकुलर इज नथिंग बट क्यू एम. Let's see, we can calculate it with the help of sine or not. I think we should calculate it with the help of value of cos. Yes, we should calculate it with the value of cos. Instead of going with sine, हम क्या करते हैं, cos की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, cos r की। तो cos की वैल्यू क्या होती है? cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ कि सर व्हाई यू आर कंसिडरिंग फर्स्ट साइन देन व्हाई यू आर कंसिडरिंग cos? सी, अगर मैं कॉस या साइन में अपने उस क्या कहते हैं इजीनेस के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, ताकि मेरे को जो वैल्यू क्यू आर की है वो नोन वैल्यू के टर्म्स में आ जाए। तो देखो, कॉस आर की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस की वैल्यू कॉस आर में यानी पी क्यू एम ट्राइंगल में अगर मैं बेस की वैल्यू बोलूँ तो वो है पी एम के बराबर, और पीएम की वैल्यू बेसिकली टी के बराबर है। ठीक है, वी विल रिप्लेस इट फर्दर पीएम अपॉन, और बेस अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन नथिंग बट पी क्यू। यहाँ से अगर मैं पी क्यू के वैल्यू बोलूँ तो पी क्यू की वैल्यू कुछ नहीं, पी क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू टी अपॉन कॉस आर है। अब इस पी क्यू की वैल्यू को मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा। पी क्यू की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशंस आएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन आएगा वो आएगा क्यू आर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पी क्यू विच इज टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, आई माइनस आर। तो ये देखो, यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज हमारे को कैलकुलेट हो गया, जहाँ पे टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, आर इज द angle of refraction from the first surface, and I is the angle of incidence. So with the help of this formula, we can calculate this lateral displacement, that is x. Okay. So moving to the next topic, that is formation of multiple images with the help of a plain glass slab and a mirror, or you can say a thick glass mirror. So what I was mean to say by multiple images in thick mirror is, आप यहाँ से देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड मैंने ये डायग्राम बनाया है और मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज वॉच इट केयरफुली। सी, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओ, जिसको मैंने इन फ्रंट ऑफ थिक मिरर यू कैन से, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्लैब एंड अ मिरर के ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा है। Now this object will have its image and that is multiple image. अब ऐसा क्यों होता है ये आप सभी को समझना है। सी, ध्यान से देखना, नहीं तो बच्चों थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सी, ऑब्जेक्ट ओ से मैंने दो रे कंसिडर किए हैं, एक रे ये वाला दिस वन एंड एक रे दिस वन। पहले मैं इस रे के बारे में बता दूं। देखो, ये रे जब ऑब्जेक्ट ओ से निकल के इस स्लैब के, या फिर ये कह लूं मैं इस थिक मिरर के पहले सरफेस से अपना जो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्शन है वो परफॉर्म करेगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू भी 0 होगी, और वो स्ट्रेट इसी पाथ पे आगे बढ़ जाएगा। स्ट्रेट इसी पाथ पे आगे बढ़ने के कारण से और आगे जाके एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलने के कारण से, क्योंकि ये जो सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग इन नेचर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण से वो पूरा का पूरा अपना पाथ रिट्रेस करेगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सभी को समझ में आ गई होगी। और मैंने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि पूरी पूरी डॉटेड लाइन दिख रही है। अब इस O पॉइंट से एक और रे कंसिडर किया गया है, ये वाली रे, जिसको मैं मान लेता हूँ O से P तक जा रहा है। अब अपने को एक बात पता है, we know that there is no such 100% thing, that is
यहाँ से 100% ना ही रिफ्रैक्शन होगा, ना ही रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए देखो, P से लेकर अगर मैं Q को एक पॉइंट बना बना दूं, तो P से Q जो पाथ है वो रिफ्रैक्शन का पाथ है, और P से अगर मैं ये लेट्स से M कह देता हूं, तो P से M जो है रिफ्रैक्शन का पाथ है। यानी कि जो रे ऑफ लाइट O से इल्यूमिनेट हो रही थी O से P तक जाने के बाद P वाले पॉइंट पे जो इस सरफेस पे बना हुआ है, वहां पे रिफ्लेक्शन भी परफॉर्म कर रही है और रिफ्रैक्शन भी परफॉर्म कर रही है। बट बात यह है कि कितने इंटेंसिटी से वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगा और कितने इंटेंसिटी से रिफ्लेक्शन। तो ऐसा माना जाता है, या फिर बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड आउट अप्रोक्सीमेटली दैट अगर देयर इज 100% एनर्जी, तो 100% एनर्जी में से 96% इस पी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फॉलो हुआ है, यानी कि पाथ पी क्यू में चला गया एनर्जी, और जो पीएम है उसके पास 4% एनर्जी चली गई है। अब ध्यान दो, 4% एनर्जी यहाँ चली गई है, 96% पीक्यू के पास चली गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 96% एनर्जी जब आगे जाता है तो क्यू पॉइंट में, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेन 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो पीक्यू से आया मेरे पास कितना, 96% एनर्जी, और उस 96% एनर्जी का, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 96% का 96% ये फॉलो कर जाएगा ये वाला पाथ, क्यू आर पाथ। यानी कि PQ का 96% एनर्जी QR में चला गया, और जो 96 का 4% एनर्जी है वो चला जाएगा, लेट्स से QX मान लेते हैं, QX पाथ पे चला जाएगा, जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, जो कि कभी मेरे को वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो O से एनर्जी 100% निकल रहा था उसका 96% PQ पाथ फॉलो किया, PM ने 4% फॉलो किया, और इस 96% का भी 96% QR ने फॉलो किया, और QX ने 96 का 4% फॉलो किया। ठीक है, अब R पॉइंट पे आने के बाद ये अगेन कौन सा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने के कारण से R से जाएगा ये N वाले पाथ पे, और RN जो है 96% का 96% का उसका भी 96%, यानी कि अगर मैं कहूं तो 96% ऑफ 96% ऑफ 96%, ये जो एनर्जी है ये फॉलो कर रही है RN पाथ को। ठीक है, और जो रिमेनिंग एनर्जी मीन्स 4% ऑफ 96% ऑफ 96%, यानी कि 4% ऑफ 96% ऑफ 96%, ये जो एनर्जी है फॉलो कर रही है। लेट्स से इसका नाम ले लेता हूँ, इसको L ले लेता हूँ, RL पाथ फॉलो कर रहा है, जो 4% ऑफ 96% ऑफ 96% है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी RL है ये काफी कम हो रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, O से लेके P तक आते हैं 100% एनर्जी के साथ, जिसमें से 96% फॉलो कर लेता है PQ, और जो 4% है वो चला जाता है PM पे। अब ये PM को, लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये जाके इंटरसेक्ट करता है O से जो लाइन आ रही थी परपेंडिकुलर, उसको A पॉइंट पे। क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी के साथ ये लाइन है, ये फिर भी 4% है इसके पास एनर्जी, तो ये 4% वाले रे ऑफ लाइट को जब मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो एक इमेज बनता है, और ये इमेज बहुत ज्यादा फेडेड होता है, मतलब इसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब ये 100 में से जो 96% था वो PQ पाथ फॉलो किया। PQ पाथ फॉलो करते ही जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो 96 का 96% QR फॉलो किया, यानी कि जो 96 का 96% यानी QR है उसके पास भी ज्यादा एनर्जी है। अब ये R से जब N पाथ फॉलो करता है तो अगेन इसके पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि 96 ये RN के पास है, और इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये इंटरसेक्ट करता है B पे, जो कि ब्राइट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा था इसलिए ब्राइट इमेज फॉर्म करेगा। अब उसमें से कुछ एनर्जी जो चली जाती है वो चली जाती है QX के पास, और थोड़ी सी जो एनर्जी है वो चली जाती है RL के पास। RL के पास जो एनर्जी है वो मैंने बोला था 4% है उस 96% का 96%। तो 4% एनर्जी होने कारण से ये, इसके कारण से जो भी इमेजेस मैं इधर फॉर्म करूंगा, जैसे RL जो है आगे चला जाता है, लेट्स से वाइट पाथ फॉलो कर जाता है, और कुछ जो लाइट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के कारण से L से मान लेते हैं हम, ये चला जाता है I पे,
तो एल आई पाथ फॉलो करता है, फिर आई से चला जाता है लेट से एच पे, तो आई एच पाथ फॉलो करता है, और इस आई एच पाथ को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा जो कि बहुत ज्यादा फेडेड बनेगा। इवन इवन ये ए वाले पॉइंट से भी ज्यादा फेडेड इमेज बनेगा, बिकॉज इसकी जो एनर्जी इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा कम है। ऐसे ही अगर आगे मैं येलो लाइट को आगे एक्सटेंड करूं, पीछे एक्सटेंड करूं, तो ये भी आपको दिखेगा कि ये भी जो है बहुत ज्यादा फेडेड इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो भी मैंने बातें समझाई हैं वो बेसिकली मैंने ये बताया है कि कभी भी 100% ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही 100% रिफ्रैक्शन होता है। इस कारण से जो एनर्जीज हैं धीरे धीरे वेस्ट होती हैं, या फिर ये कह लें कि उसके कारण से जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम होते जाता जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेशन बनाया इसमें आपको क्लियरली दिख सकता है, द फर्स्ट इमेज विच हैज बीन फॉर्म्ड एट पॉइंट ए इज फेडेड, द बी इज द ब्राइटेस्ट, सी एंड डी एंड फर्दर विल बी द फेडर एंड फेडर। सो जो बी है वो ब्राइटेस्ट इमेज का फॉर्मेशन है, उसके बाद जो कम इंटेंसिटी होती है वो ए की होती है, और सी और डी को प्रैक्टिकली हमें पॉसिबल नहीं है देख पाना। ये आप एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो इफ यू हैव अ थिक ग्लास एट योर होम, यू कैन परफॉर्म इट बाय प्लेसिंग योर फिंगर or a pen or any object on it. You will see that there are formation of two images. One will be faded, that is A, and other one will be brighter image, which is B. You have to watch it very closely at the same angle. At it is given that you should incline your eyes in such a way that you would be able to distinguish between the A image A and image B. आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई है, प्लीज डू कमेंट सो दैट आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू animate this formation of images so that you can understand it easily. Thank you, class. Thank you.